जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग वर्क का कैलकुलेशन कर रहे थे। हम लोग ने हर फोर्स के कारण वर्क देखा था, यानी डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के कारण हम लोग ने वर्क देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग आज देखने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। सबसे पहली बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, क्योंकि ये जो होता है बिना किसी कंडीशनल का लोग यूज करते हैं। और जहाँ पे भी कुछ यूज ना हो, यहाँ यानी कहने का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज ना होता है या कोई आंसर नहीं निकलता है, वहां पे हम लोग इस चीज को बहुत यूजली लगाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, या फिर कहने का मतलब कि जो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, उस जगह पे बिना किसी कंडीशनल के इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम को। लेकिन इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग को एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। आप लोग ये चीज जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। बचपन से हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फिर भी हम आपको उसका इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि इस चीज के इसका फॉर्मूला लाने के लिए, यानी इस थ्योरम को पढ़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उस चीज को देखेंगे। सबसे पहली बात है, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हो गया, हम ये सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास m मास का पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी क्या है v है। m मास का कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है v, तो इसका काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें तो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, है ना, एम वी स्क्वायर। ये हो गया। लेकिन अगर सपोज मान लो हमारे पास पार्टिकल नहीं है, कोई हमारे पास बॉडी है, तो बॉडी में भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। लेकिन अगर बोला जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होता है। देखिए, अगर सपोज मान लेते हमारे पास एक बॉडी है ना, इस पूरे बॉडी का जो मास होता है, लेट्स से सपोज मान लेते क्या m है, यानी पूरे बॉडी का मास m है, और पूरे बॉडी का वेलोसिटी जो होता है हमारे पास क्या होता है, v होता है। तो हम लोग यहाँ से इजीली हम लोग लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये बोलेगा सर इसमें स्पेशल क्या है। इसमें स्पेशल यही है कि कभी कभी क्या होता है कि एक सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, यानी एक बॉडी को कंसीडर करते हैं, उस बॉडी में देखते हैं कि अलग अलग मास का अलग अलग वेलोसिटी होता है, तो उस केस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हर एक मास का मास निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का। उसके बाद से सारे को लिए हम क्या करेंगे, सारे को हम लोग ऐड कर देंगे, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस अगर बॉडी हमारा क्या होता है, बॉडी का अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होता है, तो हम उसको डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम सबको ऐड भी करेंगे ना इंडिविजुअल, तब भी हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, हम क्या करते हैं कि हम एक डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। देखिए कैसा डेरिवेशन, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो एक काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला समझ गए, है ना। अब देखिए हम आपके सामने डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना, इसको मिटा रहे हैं और डेरिवेशन देख रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो हमें पता चल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि के इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से ये चीज देखिए, हम क्या करते हैं कि इस चीज को अलग तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो के इज इक्वल टू लिखते हैं हाफ एम वी डॉट वी, है एक नहीं है। यानी कहने का मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है कि एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना। अगर ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों करेंगे तो कितना होगा, ए का स्क्वायर होगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी सिमिलर वेक्टर को अगर आप उसका डॉट करते हो तो हमेशा उसका क्या आता है, स्क्वायर आता है ना। तो इसी तरह अगर v डॉट वी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v डॉट वी करेंगे तो v का स्क्वायर आएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे करने पर ऐसे आएगा, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इस चीज को हम लोग ऐसे लिख दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज को अगर हम बोले हाफ एम वी स्क्वायर को, अब हम लोग करते हैं इसको डिफरेंशिएशन, है ना। मैं बोलूंगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी के बाई डी टी विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, हाफ एम, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा, वो कितना होगा, डी वी डॉट वी डिवाइडेड बाई डी टी। यानी कहने का मतलब कि डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम
v v हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें पता है कि v और v हमारे पास क्या होता है, दो है। यानी जो कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होता है u और v, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, है ना। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि हाफ एम वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। एक को छोड़ दो और दूसरे को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। फिर उसके बाद से जिसको डिफरेंशिएट कर दिए उसको छोड़ दो, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रहा है, ये क्या हाफ एम। अब हमें ये पता चल रहा है ये और ये दोनों टर्म क्या होता है, सेम टर्म है। अगर दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2v dv/dt। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें पता चलता है कि mv.v dt, ये चीज अपना पता चला गया। अब यहाँ पे हमें देखिए कि dv/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dv/dt का मतलब होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं m, है ना, dv/dt को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा हमारे पास कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, फोर्स। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f डॉट dv, x डॉट dv यानी dk बाई dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, f डॉट dv। यानी अब हम लोग इस चीज को और आगे क्या लिख सकते हैं कि dk इज इक्वल टू, ये कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये लिखेंगे f डॉट dv इंटू dt। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि dk इज इक्वल टू यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, dk इज इक्वल टू का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी f डॉट v इंटू dt। ये हमारे पास क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कहने का वेलोसिटी इनटू टाइम, हमारे पास क्या हो, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि हमारे पास देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई या फिर ds बाई dt होता है। तो मैं बोलूंगा ds इज इक्वल टू का v इंटू टी। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब है कि v इंटू टी को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, ds से। तो अब हमें पता है कि dk इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया कि dk इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें f डॉट v इंटू डी टी। अब मैं बोलूंगा कि v इंटू डी टी का मतलब क्या होगा, उस चीज को देखिए, v इंटू डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए क्या, ds। तो f डॉट ds का क्या मतलब होता है, f डॉट ds को हम लोग लिखते हैं क्या, वर्क। इसका मतलब है कि वर्क अगर हम लोग बात करें कि W इज इक्वल टू क्या होगा, डी के। अब यहाँ पे DW इज इक्वल टू डी के, क्योंकि F डॉट डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F डॉट डी को हम लोग लिखते हैं वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क इज इक्वल टू डी के। वर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डी के। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, यहाँ पे जो वर्क होता है ना, वर्क हमारे पास होता है टोटल वर्क। तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इसको अगर हम बोलेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि ये क्या होगा, डी के और इज इक्वल टू क्या होगा, DW इज इक्वल टू डी के। अब हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, उस चीज को समझने कीजिएगा कि ये होता है हमारा टोटल वर्क इज इक्वल टू डी के मतलब क्या है। अब मैं बोलूंगा ये छोटा सा वर्क था, अब हम लिख रहे हैं बड़ा सा वर्क। इसका मतलब इसमें क्या, छोटा सा चेंज था, अब हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा सा चेंज। इसका मतलब है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, के फाइनल माइनस में क्या होगा, के इनिशियल। क्योंकि डी के हमारा क्या है, डी के हमारा है चेंज। तो अब मैं बोलूंगा ये छोटा सा वर्क था तो छोटा सा चेंज हुआ। अब ये बोलेंगे बड़ा सा वर्क है तो बड़ा सा चेंज होगा। तो चेंज का मतलब होता है के फाइनल माइनस में के इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारे पास हो गया वर्क। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी चीज को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यही हमारा हो गया, दिस इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम। कहने का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यानी टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी के फाइनल माइनस में के इनिशियल को ही बोलते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क मतलब होता है कि हर एक फोर्स के कारण, अब फोर्स हमारा दो तरह से होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, और एक होता है हमारा सीडो फोर्स। यानी टोटल वर्क का मतलब होता है टोटल फोर्स के कारण वर्क को बोलते हैं। टोटल वर्क मतलब होता है टोटल फोर्स के कारण। अब हमारे पास कितना फोर्स होता है, फोर्स होता है इंटरनल, फोर्स होता है एक्सटर्नल, और क्या होता है सीडो फोर्स, यानी तीन तरह का फोर्स होता है। तो हम ये कि लिखेंगे वर्क डन एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन इंटरनल प्लस में वर्क डन एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन इंटरनल प्लस वर्क डन सीडो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये चीज हमारे पास हो गया वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल प्लस में वर्क डन सीडो फोर इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रकार से वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे, अगर इसको अगर लिखना चाहें वर्ड में तो हम लिखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम बोला जाएगा कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कहने का मतलब कि टोटल वर्क जो होता है उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है ना। टोटल वर्क किस में चेंज होता है, तो टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में होता है। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहां से ये चीज देखिएगा, ये है एक्सटर्नल, ये है इंटरनल, ये है सीडो फोर्स इज इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को, यानी ये जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम आया है, इस चीज को कैसे अप्लाई करना उस चीज को देखिए। हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे कुछ ग्राउंड है ना। अब इस ग्राउंड के ऊपर अगर हम बोले कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, ये m पार्टिकल है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, h हाइट से हम छोड़ते हैं। m मास का पार्टिकल है, h हाइट से हम छोड़ते हैं, यानी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, या फिर रेस्ट से हम उसको छोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, find the velocity of particle when it reaches ground, when it reaches ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे रीच करता है तब उसको कैसे निकालना है। अच्छा, और यहाँ अगर बोले कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब हमें क्या मान के चलना है, बोले देखो जब तक वो ना बोले कि एयर रेजिस्टेंस होता है तब तक हमको यूज नहीं करना है। तो अब हम लोग क्या करें इस चीज में, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई करेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें ये अप्लाई करना है। सबसे पहली बात है कि हमें पता है वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल वर्क मतलब क्या होता है कि जितना फोर्स होता है उसके कोरोस्पोंडिंग उतना क्या होता है, वर्क होता है। जब इस चीज को हम रिलीज करेंगे, यानी यहां से जब वो ग्राउंड तक आएगा तो इसके ऊपर कितना फोर्स वर्क कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, जिसका नाम क्या है, mg का फोर्स। यानी कहने का मतलब कि जब वो यहां से यहां आता है तो सिर्फ एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, mg का फोर्स। तो अब हम क्या लिख रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं लिख लूंगा टोटल वर्क हमारे पास क्या हो, वर्क डन ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही हमारे पास होता है। अब हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास क्या होता है, वर्क डन ग्रेविटी अगर हम बोले तो mg का फोर्स कैसे लिखते हैं, mg के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो मैं लिखूंगा कि mg की तरफ बोलेंगे तो फोर्स हमारे पास कितना है, तो फोर्स है हमारा m इंटू जी, और इस फोर्स के डायरेक्शन में जो हाई क्या डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, h इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू अगर बात करें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो हमने उसका क्या वेलोसिटी मान लिया, इसका वेलोसिटी भी मान लिया है। और इनिशियल हमारे पास कितना था, क्योंकि अगर रिलीज के कर कह रहे हैं यानी जिस समय मोशन स्टार्ट हुआ था उस समय उसका वेलोसिटी कितना था 0, और जिस समय वो ग्राउंड पे पहुंचा उस समय वेलोसिटी कितना हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कि m से m कट गया तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर बोले 2 को इधर पे गए 2gh, v इज इक्वल टू बोले रूट के अंदर कितना 2gh। तो यहाँ से देखिएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh, यानी कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होता है रूट के अंदर 2gh। तो इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज को फिर से समझते हैं, यानी एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे और इस चीज को कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कि आखिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते कैसे, है ना। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का तो बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक फार्मूला ये होता है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखो, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कहीं अपना क्या है फ्लोर है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से एक m मास के पार्टिकल को हम क्या करेंगे, यहां से m मास के पार्टिकल को छोड़ते हैं और वो क्या करता है ग्राउंड पे आता है। तो वो जब ग्राउंड पे आता है ना, मान ली यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया तो इसका वेलोसिटी हमारे पास होता है रूट के अंदर gh, रूट के अंदर कितना आता है gh। अब जैसे यहां से यहां आता है रूट के अंदर होता है gh, तो यहां से उन्होंने बोला है कि एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब है कि जब आपको एयर रेजिस्टेंस बोल दे तब उसको कंसीडर करना है और जब ना बोले तो एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है। तो यहां ने बोला है कि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट, यानी एयर रेजिस्टेंस हमारा क्या है प्रेजेंट है। फिर उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस find the work done by air resistance and average force of air resistance, average force of average force of air resistance, average force of air resistance, एवरेज फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब इस चीज को देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका वर्क, कि अगर वो यहां से यहां आता है तो ग्रेविटी उस पे नहीं है, एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क करता है वो हमें निकालना है, और इस एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा वो चीज हमें बताना है। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बात हमें क्लियर है कि जब हमें एयर रेजिस्टेंस ही नहीं पता है तो हम उसका वर्क कैसे निकालेंगे, समझ में आया ना। लेकिन हमारे पास एक कंसेप्ट पता है, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कहेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो कैसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमें पता है कि वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अपना होता है। अब टोटल वर्क मतलब क्या होता है कि जितना फोर्स होता है हर एक फोर्स के कारण क्या होगा, वर्क निकलेगा। तो मैं बोलूंगा कि जब वो यहां से यहां आता है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो जब वो यहां से यहां आता है तो उसके ऊपर सिंगल फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं, mg का फोर्स, यानी mg का फोर्स कहां लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। तो सिर्फ एक ही फोर्स होता है, बाकी कोई फोर्स नहीं, दो फोर्स है, एक होता है mg का फोर्स, दूसरा होता है एयर रेजिस्टेंस के कारण। तो दोनों के वजह से वर्क आएगा, तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, हमें पता है कि इसका हाइट उन्होंने क्या देखा, h हाइट दे रखा है, तो मैं बोलूंगा कि जब वो यहाँ से यहाँ आता है तो वर्क ग्रेविटी कितना आता है, तो ग्रेविटी का वर्क होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है तो वो हमको बताना है। तो इसको देखेंगे, इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है mg का फोर्स, और कितना नीचे जाता है, h हाइट नीचे जाता है। उसके बाद से देखेंगे तो रजिस्टिव वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स हमें को ये नहीं पता है, क्योंकि इसका फोर्स ही नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें नहीं पता तो हम उसी तरह छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मैं बोलूंगा एम वी स्क्वायर, जब वो ग्राउंड पे आता है तो कितना उसका पास वेलोसिटी होता है, जब वो ग्राउंड पे आता है उसका वेलोसिटी कितना होता है, रूट के अंदर g और h का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। अब यहाँ से देखिएगा हम इसको यहाँ से कट कर दिए, ठीक, हमें निकालना था ये, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना बराबर होगा, m/2, और ये हमारा कितना होगा, g इंटू एच, है ना, g इंटू एच, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर माइनस में mgh। तो वर्क डन बाय, अगर मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना है, हाफ, और ये कितना है, फुल, तो अगर इन दोनों से अगर कंसियम ले लें तो ये कितना होगा, 2, ये कितना होगा, mgh माइनस में 2mgh, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना, माइनस में mgh/2। तो यहाँ से देखिएगा कि जो हमारे पास जो वर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, mgh/2, यानी हाफ वर्क आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि माइनस में mgh, ये क्या है, इसका वर्क है। अब हमें वर्क तो निकल गया, लेकिन अगर सपोज मान ले हमसे वो पूछा है कि एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो देखिए अगर उन्होंने एवरेज बोला है, एवरेज बोलने का मतलब ये है कि एवरेज बोलने का मतलब क्या होता है, एवरेज बोलने का मतलब ये होता है कि वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो वो फोर्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है। अब ये चीज बताइए कि कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क कैसे निकालते हैं, है ना, तो कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क जो निकलता है उस चीज को देखिए, हम लोग निकालेंगे कि वर्क डन बाय जो फोर्स हमारा विच इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, इसका फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसके डायरेक्शन में अगर बोले कि हाइट कितना चला, h हमारा जाता है। अब उसके बाद से क्या होता है, कॉस थीटा। अब हम बोलेंगे रियल रेजिस्टेंस हमारा कहाँ, ऊपर के तरफ में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का है नीचे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर वो नीचे आना चाहता है ना तो फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर, क्योंकि तभी तो उसको रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, अगर वो नीचे के डायरेक्शन में लगा तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है नीचे के कारण, यानी उन दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि माइनस में f इंटू एच, हमको पता है कि इसका वर्क पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है, माइनस में mgh। अरे ये जो वर्क निकल रहा है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लोगे हैं, इसका मतलब इसी वर्क को यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो माइनस में क्या होगा, mgh/2। अब इस माइनस से इस माइनस कट गया है ना, तो यहाँ से देखेंगे कि ये h से h घट गया, तो फोर्स अगर देखेंगे तो mg के हाफ आएगा। या अब देखो, अब यहाँ माइनस नहीं आया है, इसलिए माइनस नहीं आया क्योंकि माइनस साइन तो आप पहले से यूज कर लिए हो, इसलिए माइनस नहीं आया है। तो अब देखेंगे इज इक्वल टू mg/2, ये हमारा क्या होता है, mg के हाफ होता है, यानी जितना ग्रेविटेशनल लग रहा उसके ये हाफ है। ये कब होगा, जब उसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट के अंदर gh, तो ये से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में क्या है, वो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या बोलता है, वो चीज को देखिए। अब देखिए ये जो एयर रेजिस्टेंस हमेशा याद रखें कि जब तक वो ना बोले तब तक कंसीडर नहीं करना है। फिर उन्होंने क्या बोला उस चीज को देखिए, उन्होंने ये चीज बताया है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे कोई मास है ना, ये मान लेते हैं कितना है, m मास है, ये हमारा क्या है, m मास है, और यहाँ से बोलेंगे कि वो यहाँ से d1 डिस्टेंस पे है, m मास है, यहाँ पे m मास है, यहाँ क्या है, d1 डिस्टेंस पे है। उन्होंने ये चीज बोला है कि यहाँ के नीचे, यहाँ से क्या करेंगे, एक सैंड रखा हुआ है, क्या रखा है, सैंड, है ना, ये हमारा है सैंड, और यहाँ से जब पार्टिकल, मान लो ये मास है, जब वो इसको इंटर करेगा ना यहाँ, और यहाँ पे आके क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है,
क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि D2 डिस्टेंस ऊपर से क्या आता है, D डिस्टेंस आता है और वो क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि D1 डिस्टेंस पे आगने के बाद से उसके पास सेंड आता है और उस सेंड के अंदर कितना होता है, D2 डिस्टेंस चलता है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला और फिर यहाँ पे आके क्या स्टॉप हो जाता है। ये स्टॉप होने का मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये हमारे पास क्या है, D1, ये हमारे पास क्या है, D2। स्टॉप है V = 0। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय, उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय सैंड एंड एवरेज फोर्स applied by average force applied by sand on पार्टिकल के ऊपर। अब ये चीज देखिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने क्या पूछा है, वर्क हमको पूछा है। तो अब यहां से देखिएगा हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है वर्क इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू हमारे पास है टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज देखिए कि टोटल वर्क हमारे पास जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल का मतलब क्या होता है कि जितना फोर्स होगा, हर एक फोर्स के कोरोस्पोंडिंग क्या होता है हमारा, हर एक फोर्स के कोरोस्पोंडिंग हमारा एक वर्क होता है। यानी हम लोग हर फोर्स के कारण किसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्क। तो यहाँ पे कितना फोर्स है, तो यहाँ पे 2 फोर्स है, एक है mg का फोर्स और दूसरा कौन है, सेंड का फोर्स। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्स के कारण वर्क निकालना पड़ेगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में वर्क डन बाय एफ फोर्स यानी सेंड फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये चीज अपने पास हो गया। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी को अगर देखेंगे तो वो रुकता कहाँ है, वो रुकता है यहाँ पे, यानी ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का होता है mg यानी ग्रेविटी का फोर्स और उसके डायरेक्शन में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब कहते हैं कि mg का फोर्स और उसके एलोंग जो क्या कहा जाता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो हमारे पास कितना होगा, तो यहां से यहां जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, mg, और इसके डायरेक्शन में कितना का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले D1 डिस्टेंस और क्या हो, D2 डिस्टेंस दोनों है, क्योंकि यहां से यहां आएगा तो D1 तो जाएगा। D1 कब तक जा रहा है, जब तक सेंड नहीं आया, लेकिन वो सेंड को भी अगर वो ब्रेक करके अंदर जा रहा तब भी तो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, mg के डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन से और यहाँ के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि mg के डायरेक्शन में D1 और D2 दोनों चला हुआ, ये चीज अपने पास हो गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना वर्क डन बाय फोर्स, सेंड फोर्स। तो ये हमारा सेंड, इसके द्वारा कितना वर्क करता है वो हमें निकालना है। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि इसके द्वारा जो होता है वर्क हमें निकालना है। हमें नहीं पता है तो मान लेंगे कि इसका वर्क कुछ होता है ना, वर्क एफ मान लेते हैं। वर्क एफ क्या होता है, इस सेंड का वर्क होता है, विच इज इसको चेंज काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए 0 है कि जब वो यहाँ आएगा तो उसके पास एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, और जब वो यहाँ था तब भी उसके पास एनर्जी कितना था, 0। तो यहाँ पे भी है एनर्जी 0 और यहाँ पे भी एनर्जी 0, तो दोनों जगह पे एनर्जी हमारा क्या है, 0। तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय फोर्स अगर देखेंगे तो ये हमारे पास होगा माइनस में mg D1 प्लस में कितना होगा, D2। ये चीज अपने पास आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा टोटल वर्क डन बाय सेंड। लेकिन अब हमें ये चीज पता है कि ये तो उसका क्या हो गया, वर्क हो गया। लेकिन आपसे ये चीज पूछा है कि एवरेज फोर्स का वैल्यू कितना है, वो चीज भी हमें निकाल के बताइए। तो एवरेज फोर्स का वर्क कितना होगा वो चीज हमें भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि जो भी वर्क हो रहा तो वर्क ऑफ
एफ फोर्स वो क्या होता है, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो फोर्स तो हमें नहीं पता, यही हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। क्यों? क्योंकि देखिए कि अगर बोले कि सेंड का फोर्स यहां से यहां तक सेंड तो है ही नहीं, तो यहां से यहां तक सेंड नहीं है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक कोई उसके अंदर फोर्स नहीं लगा रहा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब वो यहां से यहां आता है तो कोई फोर्स नहीं लगा है, तो यहां से D1 डिस्टेंस तक कोई सेंड था ही नहीं, तो सेंड का फोर्स नहीं लगा है। सेंड वो कहां से कहां तक प्रेजेंट है, तो सेंड जो होता है वो यहां से यहां तक प्रेजेंट है, यानी सेंड जो फोर्स लगाता है D2 में ही लगाता है और D1 में तो लगाता ही नहीं है। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डी। ये क्या होगा, D2 इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, -1, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सेंड का फोर्स है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ, नीचे। सेंड उसको ऊपर लगा रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, इसी के कारण तो ये रुक गया है, तो यहाँ से हो गया। अब हमें पता है कि यही वर्क किसके इक्वल होगा, यही वर्क इसके बराबर होगा, क्योंकि WF इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ये क्या है, ये वर्क डन बाय सेंड है ना, ऑन पार्टिकल, यही किसके इक्वल होगा, इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, माइनस में mg, है ना, D1 प्लस में कितना होगा, D2। अब मैं लिखूंगा यहां से, अगर बोले तो F से F हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए F का मैग्नीट्यूड, यानी F का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहां से देखिएगा कि अगर F का मैग्नीट्यूड है तो D2 को कहाँ नीचे हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा D1, ये हमारा कितना होगा, D2 डिवाइडेड बाई D2। ये चीज़ अपने पास हो गया। अगर इसको हम लोग और अच्छा से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे क्या, mg D1 डिवाइडेड बाई D2 प्लस में क्या होगा, D2 डिवाइडेड बाई D2 विच इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Fg का बात करें m इंटू जी। D1 ये होगा, D2 से D2 कट गया तो D1 बाई D2 प्लस में हमारा क्या होगा 1। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन लेते हैं, यानी आगे का क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ ऐसे रखा हुआ है और हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m मास का ब्लॉक है। ये हमारे पास क्या है, m मास का ब्लॉक है, जिसको बोलते हैं क्या, m। और ये जो है वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, क्या है, स्प्रिंग से अटैच। और इस समय हम उसको क्या करते हैं, v वेलोसिटी देते हैं। मैंने क्या बोला कि एक हमारे पास m मास का ब्लॉक है और वो क्या करता है कि स्प्रिंग से अटैच है और v वेलोसिटी उसको देते हैं। उन्होंने ये चीज बोला है कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लेंथ में है। पहला बात हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ में है। और उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास क्या है, स्मूथ, है ना, स्मूथ है, नेचुरल लेंथ है, स्मूथ है। अब इसका भी वेलोसिटी से बोलना, उन्होंने ये चीज बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, वो चीज हमें बताना है। अब उसको सोचिए कि आखिर हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम बताते हैं कैसे करते हैं। तो हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा। सबसे पहले ये चीज सोचते हैं। तो देखिए मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, तो पहले इसको देखते हैं। देखिए हमें पता है कि ये हमारा m मास है। अब हम यहाँ पे अगर बोलेंगे वो हमारा नेचुरल लेंथ, तो जैसे हम इसको v वेलोसिटी से इधर खींचते हैं, मैंने क्या बोला कि जैसे उसको हम v वेलोसिटी से आगे की तरफ खींचते हैं तो ये अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुआ है। तो जैसे वो नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा आगे वो डिस्प्लेस होगा तो उसके मैंने बोला जाए कि नेचुरल लेंथ में यानी स्प्रिंग के लेंथ में क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये चीज हो गई है कि जैसे स्प्रिंग में अंदर इंक्रीमेंट होता है तो वो हमेशा क्या चाहता है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। अब उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाए हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। कि मान लो ये से है, इसको आगे तरफ बढ़ाए तो वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि नेचुरल लेंथ हमें रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है, नेचुरल लेंथ। तो जैसे हम इसको खींचते हैं तो ये जाता है आगे, लेकिन स्प्रिंग इसको कहाँ जाता है, पीछे की तरफ खींचता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर बोलोगे वेलोसिटी है आगे और एक्सीलरेशन क्या है, पीछे, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है।
तो हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी होता है आगे, एक्सेलरेशन होता है पीछे, तो कुछ समय बाद से वो क्या करेगा, रुक जाएगा। हमें ये चीज बोलिए कि कुछ समय रुकने के बाद स्प्रिंग तो तनता ही जा रहा है, यानी उसका एक्सटेंशन बढ़ता ही जा रहा है, फिर वो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ खींचेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, अब यहाँ वेलोसिटी जीरो होने का बढ़ा, ये आगे बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स है जिसका नाम क्या है, के इंटू एक्स। अब मैं बोलूंगा के इंटू एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका फोर्स भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम बोलेंगे कि वो जब तक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तब तक उसके अंदर एक्स इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम तब आएगा जब ये जाके आगे क्या होगा, रुक जाएगा, यानी वहां पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूं उस चीज को, देखिए क्या कि ठीक, हम बोलेंगे यहाँ पे इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों क्यों जीरो हो गया, इसलिए जीरो हो गया क्योंकि यहाँ वेलोसिटी, हम बोलेंगे यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो रुक गया, ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक तो वो नेचुरल लेंथ पे ही था, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अब मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सटेंशन, अब हमें पता है कि हमें ये चीज पता लगाना है। तो हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाई टोटल वर्क इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क मतलब क्या होता है, जितना फोर्स होता है। अब मैं बोलूंगा कि इस ब्लॉक पे कितना फोर्स है, तो एक ब्लॉक पे देखेंगे तो 3 फोर्स है, एक होता है mg का फोर्स और एक होता है नॉर्मल फोर्स। तो देखिए mg का फोर्स हमेशा कहाँ है, नीचे की तरफ। अरे mg का फोर्स हमें कहाँ है, नीचे की तरफ। यह mg का फोर्स नीचे और नॉर्मल फोर्स ऊपर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, हरा कि नहीं हरा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। अब मैं बोलूंगा कि इसके और इसके वजह से कोई वर्क होगा ही नहीं, कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इधर और फोर्स है नीचे के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या है इस डायरेक्शन में, के इंटू एक्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर। तो यहाँ से देखेंगे हमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है जो वर्क कर रहा है, जिसको बोल रहे क्या, स्प्रिंग का फोर्स। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये चीज अपने पास हो गया। अब मैं लिखूंगा क्या, वर्क डन बाय स्प्रिंग विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास है 0। क्यों? इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वो रुक गया है। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। क्यों? क्योंकि इनिशियल इसके पास वेलोसिटी हम लोग दे रखे थे। तो यहाँ पे क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो स्प्रिंग का फोर्स होगा, स्प्रिंग का अगर मैं बोलूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग हमारे पास कितना होता है, तो वो होता है माइनस में हाफ के, है ना, फाइनल का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, इनिशियल कहाँ था, वो नेचुरल लेंथ में था। तो माइनस से माइनस काट दो, हाफ से हाफ काट दो। तो यहाँ पे देखेंगे mv² इज इक्वल टू कितना होता है, के इंटू x²। अरे यही होता है। तो अब मैं लिखूंगा क्या कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, तो x इज इक्वल टू रूट के अंदर mv² बाय के, यानी x इज इक्वल टू कितना, vm बाई के। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये चीज हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया। ये क्या हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन। अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि यहाँ पे तो आपने इसको क्या माना था, स्मूथ, लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि अब हम इसको स्मूथ ना करके, है ना, इसी क्वेश्चन को अगर हम बोले कि स्मूथ ना करके इसका वैल्यू, इसको अगर हम बोले इसका कोफिशिएंट ऑफ कितना होता है, म्यू होता है, तो उस केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, वो चीज हमें पता लगाना है। तो देखिए उसको हम लोग पता लगाते हैं कैसे। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसी क्वेश्चन में अगर हमने क्या किया, हमें एक फ्रिक्शन का फोर्स ऐड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हमें पता है कि होगा कुछ नहीं। अब देखो क्यों, क्योंकि देखिए हम बोलेंगे कि जैसे इसको v वेलोसिटी से बोलेंगे तो v वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे वो आगे की तरफ बढ़ेगा
तो इसके ऊपर पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, तो दो फोर्स लगेगा। क्यों, एक लगेगा mg का फोर्स और दूसरा लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स। दोनों मिलके क्या करेगा, उसको रोक देगा। लेकिन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब वो वहां पे जाके रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर सिचुएशन अगर हम लोग क्रिएट करना चाहें तो हम ये चीज देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो यहाँ पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। क्योंकि वो आगे तब तक बढ़ता जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। क्योंकि जिस समय जीरो होगा उसके बाद से स्प्रिंग उसको कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ खींचेगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इसको बोलेंगे तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और इस ब्लॉक पे देखेंगे तो दो फोर्स काम करता है। एक फोर्स काम करता है कौन सा, स्प्रिंग का, जो कि इस डायरेक्शन में काम करेगा k इंटू एक्स, और एक काम करेगा फ्रिक्शन का फोर्स जो कि म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। है कि नहीं है, तो म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इस सरफेस में और इस ब्लॉक के में देखेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि ब्लॉक इस सरफेस से आगे जा रहा है तो सरफेस उसको कहाँ लगा देगा, पीछे की तरफ। लगा के नहीं लगाएगा, तो इस ब्लॉक के ऊपर कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। और ये स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग चूंकि एलोंगेट हुआ है तो उसको कहाँ खींचेगा, स्प्रिंग पीछे की तरफ खींचेगा। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं ये चीज लिखूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, नहीं सॉरी, ग्रेविटी और नॉर्मल का वर्क ऐसे भी जीरो है। मैं लिखूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पास कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज अपने पास आ गया। अब हम क्या लिखते हैं उस चीज को देखिए कि स्प्रिंग का फोर्स हमारे पास वर्क कितना होता है, स्प्रिंग का वर्क होता है माइनस में हाफ के फाइनल का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, इनिशियल। क्योंकि एक्सटेंशन हमारे पास देखेंगे तो एक्स हमारा एक्सटेंशन हो गया, तो फाइनल एक्सटेंशन माइनस में इनिशियल एक्सटेंशन, इनिशियल एक्सटेंशन क्या था, जीरो। उसके बाद से हम लिखेंगे क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास कितना होता है, सबसे पहले होता है फ्रिक्शन का फोर्स अगर देखें म्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल एम जी नीचे है नॉर्मल ऊपर है, तो नॉर्मल की इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि फोर्स लग रहा है हमारा इधर और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, उधर। अरे फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उधर। तो फोर्स अगर देखें तो म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, यहां से यहां जाएगा तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां लिखेंगे एक्स। अरे यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यहां से यहां गया है तो यहां से यहां जाएगा तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल हमारा क्या होगा, नहीं फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, जीरो। इनिशियल हमारा कितना का वी स्क्वायर, फाइनल जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो। तो अब यहां से देखेगा कि माइनस 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 खत्म हो गया, ठीक। माइनस 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 क्या हो गया, खत्म हो गया। मैं बोलूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, है ना, तो इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस में देखेंगे तो प्लस में लिखेंगे 2 म्यू, है ना, एम जी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एम वी स्क्वायर। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, अगर हम बोलेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस में 2 म्यू एम जी एक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए, ये वाला हमें क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू। अगर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस में 2 म्यू एम जी एक्स माइनस में एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, है ना। अब हमारे पास पता है, अगर ये बोलेंगे ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, मैं बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बोलेंगे तो लिखेंगे माइनस में बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4a सी डिवाइडेड बाई 2a, है ना। अब ये हमारा क्या है, a का वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, c का वैल्यू होगा। उसका वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। अब हम आपके सामने क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर तुमसे ये चीज पूछ दिया जाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि कुछ अरे
हाँ ठीक, ये चीज ठीक, ये ठीक। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लो यहाँ पे अगर बोले तो एक m मास का कोई पार्टिकल है ना, m मास का पार्टिकल है, और ये जो है ना, ये हम बोलेंगे तो ये हमारा एक क्वार्टर रिंग है। क्वार्टर रिंग का मतलब ये होता है कि पूरा मेरा क्या होता है, इसे रिंग होता है, ये एक रिंग का पार्ट है, ये अपना एक रिंग का पार्ट है ना। तो इसी चीज को यहाँ रख दें, तो ये हमारे पास क्या है, क्वार्टर रिंग, और क्वार्टर रिंग का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, r है, ठीक। फिर उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लो इसको बोलते हैं a पॉइंट और इसको बोलते हैं b पॉइंट, और ये बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग मतलब क्या होता है, बहुत दूर तक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c, है ना। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा क्या है, c है। c हमारा क्या होता है, बहुत लॉन्ग है, यानी बहुत दूर तक है। फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि ये हमारा क्या है, स्मूथ है, यानी म्यू है, और ये हमारा क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है ना। यानी कहने का मतलब है कि ए से सी में अगर देखेंगे तो स्मूथ होता है, ए से हमारा क्या होता है, सी तक स्मूथ होता है, और फिर बी से अगर सी देखेंगे तो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम क्या होता है, रेस्ट, रेस्ट से उसको हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस find the distance covered by particle on BC track, है ना। BC ट्रैक पे कितना होगा, when particle finally stop, finally rest, finally क्या होगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक। फिर से बोल रहा हूं, फिर से क्वेश्चन क्या है कि हम एक पार्टिकल है जिसका मास क्या m है, उसको क्वार्टर रिंग से क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल क्या था, रुका था। फिर बोला कि फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ऑन बीसी पार्ट व्हेन पार्टिकल क्या हो जाता है, फाइनली रेस्ट। यानी कहने का मतलब कि जब इस पे आएगा तो इधर से चलेगा चलेगा और कहीं ना कहीं पे जाके क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो अब हम लोग ये चीज बोलते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये ट्रैक ऊंचा है और यहाँ पे वो क्या करता है, सी पॉइंट पे आके रुक जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब वो यहाँ से यहाँ चलता है और यहाँ से क्या होता है, रुक जाता है, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहली बात है कैसे निकालेंगे, तो हमें देखिए हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखो दूसरा कोई चारा भी नहीं है ना। अगर यहाँ से देखेंगे तो हम, अगर यहाँ का वेलोसिटी पता चल जाए तो हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण हम क्या निकाल लेंगे, फ्रिक्शन का फोर्स, और उससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेकिन हमें यहाँ का वेलोसिटी ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा कर्व पाथ। अब कर्व पाथ के लिए देखेंगे तो हर समय एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, चेंज होता रहेगा, तो हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं पता है। तो यहाँ पे याद रखेगा कि जब भी आपके पास वेरिएबल फॉर्मूला अगर आएगा लगाने के लिए, तो हम हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम को आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से आप देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमें पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो कि वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि जो ये देखेंगे तो हर समय क्या होगा, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, जीरो। अब हमारे पास दो ही फोर्स है, एक है वर्क डन बाय ग्रेविटी, दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब हम एक चीज देखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से यानी ए पॉइंट से और इसके बीच में लगा रहे हैं, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाइड कहां, ए टू कहां लगाएंगे, सी तक, ए से सी तक लगा रहे हैं, तो यहां से यहां तक चलता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का सिंपल सा क्या होता है कि ग्रेविटी का फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या लगाना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी का फोर्स हमारे पास कितना होता है, ग्रेविटी का फोर्स होता है हमारा m, और डिस्प्लेसमेंट इन द ग्रेविटी देखेंगे तो सिर्फ कितना चलता है, r चलता है, ठीक। उसके बाद से वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखेंगे तो फ्रिक्शन कितना दूर लगता है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन जीरो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ही जीरो है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है, फ्रिक्शन बी और सी के बीच में लगता है। तो बी और सी के बीच में देखेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो, म्यू इंटू एन, तो हमें पता है फ्रिक्शन म्यू हो गया, एन का वैल्यू कितना हो, एम जी का फोर्स और म्यू दोनों क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो हमको क्या लिखेंगे, एम इंटू जी, तो इसी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस में म्यू एम इंटू जी, माइनस में म्यू इंटू एम जी, विच इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे माइनस में इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स अगर देखेंगे तो इधर है, फ्रिक्शन का फोर्स देखेंगे, फ्रिक्शन का फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारा इधर एफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इधर, है ना, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कितना होगा, 180 डिग्री, इसलिए होता है माइनस। उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद से देखेंगे तो फाइनल हमारा क्या है, जीरो, इनिशियल भी क्या है, जीरो। फाइनल इसलिए जीरो है क्योंकि वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो म्यू एम जी, और यहाँ पे लिखेंगे एस, एस जो वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट चलता है ना, एस डिस्प्लेसमेंट चलता है, वो कितना हो गया, जीरो, क्योंकि इनिशियल क्या था, रेस्ट छोड़ है, फाइनल भी क्या है हमारा रेस्ट पे ही है। तो यहाँ से एक चीज देखेंगे हम क्या, कि एम जी की अगर बात करें, एम जी आर विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग उस साइड में फेंक देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू एम जी, और हमारे पास क्या होगा एस, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जो हमारा होगा आर बाई म्यू। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, यानी अगर तुमसे ये चीज पूछा जाए कि एस जो होगा हमारा क्या होगा, बी और सी के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ से चल के यहाँ तक का इसके चला हुआ डिस्टेंस होता है, वो मेरा कितना आर बाई म्यू के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोलता है, छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं ना वर्क एनर्जी थ्योरम को, यानी इसकी एप्लीकेशन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन का बात बोले तो सपोज मान लेते हैं उन्होंने बोला है कि ऐसे हमारा एक ट्रैक है ना, कोई सा भी एक ट्रैक है ऐसे, और ये हमारा क्या है, थीटा, ऐसे कोई ट्रैक, ठीक। और उस ट्रैक में अगर बोला जाए कि हम दो हिस्सा कर देते हैं, एक कुछ ऐसे और एक कुछ ऐसे, है ना, दो हिस्सा कर दिए, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। अब ये चीज देखिए हमारे पास क्या है, दो हिस्सा कर दिए। अब मैं बोलूंगा कि इस चीज को तुम लिख लो ए और इस चीज को लिख लो तुम बी, ये है ए और ये हमारा क्या है, बी, ठीक। फिर उन्होंने बोला है कि इसको कर लो तुम म्यू इज इक्वल टू क्या है, जीरो, और इसको कर लो तुम म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट। ये समझ में आया। और यहां से क्या करो कि एक पार्टिकल को छोड़ो, यहां से क्या है, एक पार्टिकल को छोड़ो जिसका मास क्या है, एम। समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को यहां से छोड़ते हैं, ठीक। मान लेते हैं एक पार्टिकल एक पॉइंट से छोड़े, वो क्या करता है, इस ट्रैक के ऊपर आता है, जैसे वो ट्रैक के ऊपर आता है तो ए लेंथ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन बी लेंथ में एक फ्रिक्शन है। अब उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। फिर उन्होंने बोला है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट क्या कहेंगे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम क्या होगा, रेस्ट से हुआ। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बाई बी, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बाई बी सो दैट पार्टिकल
स्टॉप एट बी, सो दैट पार्टिकल स्टॉप एट बी, यानी यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका सिंपल सा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू कितना हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें लिखूंगा कि वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल वर्क में देखेंगे तो हमारे पास कितना होता है, जितना फोर्स होगा उतना क्या होता है, वर्क होगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक नॉर्मल का फोर्स है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। एक mg का फोर्स है, कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें तो जब वो यहाँ से यहाँ आता है, यानी कहने को होता है कि अगर देखेंगे तो कोई एक जनरल अगर सिचुएशन क्रिएट कर ले, तो ये हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो कुछ लगे ना लगे mg का फोर्स लगेगा, है ना। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो फ्रिक्शन है ना। मान लेते हैं ये हमारा कितना है, पॉइंट C, तो C से B के बीच में क्या है, फ्रिक्शन तो है। तो हम मानते हैं कि ये जो जनरल पॉइंट है इसके बीच में है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। वो कितना होगा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा, अरे यही होगा ना। तो अब मैं लिखूंगा क्या कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के फाइनल माइनस में क्या होगा, के इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटी को देखेंगे, तो ग्रेविटी को अगर देखेंगे हम, तो mg का फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में। हम ये चीज देखेंगे तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये क्या है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि मैं बोलूंगा कि mg फोर्स तो ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है a प्लस में b, और इनके बीच का एंगल कितना है, तो ये है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, नहीं ये है थीटा और ये क्या है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा। ये चीज अपने पास हो गया। अब लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अगर मैं बोलूंगा नहीं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन का बात बोले तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारा है कितना, तो फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है म्यू इंटू एन होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि एन कितना होगा, तो n अगर हम लोग बोले तो ये है हमारा mg तो हमारा क्या है नीचे, तो mg का दो कंपोनेंट, ये क्या होगा mg cos थीटा और इधर क्या होगा mg sin थीटा, यही है ना। यानी mg का कारण है कंपोनेंट छोड़ देंगे, एक mg को देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये थीटा है ना, तो mg cos थीटा mg sin थीटा, यही होता है। अब मैं बोलूंगा कि इसका जैसे करेंगे mg cos थीटा mg sin थीटा, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल हमारा हुआ n cos थीटा के बराबर, यानी नॉर्मल इज इक्वल बोलेंगे mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग वर्क निकालेंगे किसका, फ्रिक्शन का, तो म्यू इंटू नॉर्मल के जगह पे क्या लिखेंगे mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट वहां देखेंगे तो कितना होगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो यहां तक तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन का फोर्स तो इतना दूर है, इसका मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे हमारे पास आ गया बी। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और देखिएगा कि फ्रिक्शन का फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, माइनस आ गया। अच्छा ठीक, ये चीज अपने पास आ गया। उसके बाद से एक चीज देखिएगा कि ये सब मिला के कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल भी जीरो है और इनिशियल भी हमारा क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे आके रुक जाता है, तो इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है। तो अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, उस चीज को देखिएगा कि अब हम लोग को क्या निकालना है, ये है गया mg, ये हो गया mg है ना, a प्लस में b, ये हमारा cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं sin थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा इन सारी चीज को क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में फेंक देंगे, तो ये होगा ना म्यू mg है ना, म्यू mg cos थीटा b। अब यहाँ पे देखो mg से mg को क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास है a और हमारे पास क्या है b। अब यहाँ पे देखिए हमें a बाई बी का रेशियो चाहिए, यानी इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a साइन थीटा प्लस में क्या होगा b साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू cos थीटा b, ये चीज है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b को इधर फेंक दो, तो ये हमारा a साइन थीटा, अब इसको फेंकेंगे तो म्यू cos थीटा, और इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस में b साइन थीटा
है ना। तो सॉरी म्यू बी कॉस थीटा, म्यू बी कॉस थीटा माइनस में कितना होगा बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि अब हम बोलोगे ए तो यही है साइन थीटा, अब बी इस पे भी बी इस पे भी क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा म्यू कॉस थीटा माइनस में क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए हमें ए बाई बी का रेशियो चाहिए, तो ए को हम लोग यहीं छोड़ देंगे, बी को यहाँ फेंक देंगे और साइन को यहाँ फेंक देंगे, तो क्या होगा यानी इसको इधर और इसको इधर फेंकेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना होगा कॉस थीटा माइनस में कितना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, है ना। अगर इसको आगे भी सॉल्व करना होगा तभी कर सकते हो, देखो कैसे। तो यहाँ लिखेंगे क्या म्यू, अब मिलूंगे साइन कॉस थीटा और साइन थीटा, तो क्या होता है कॉट थीटा, अरे क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और साइन थीटा क्या होगा हमारे पास कट जाएगा। तो ये चीज़ अपने पास आ गई, यानी ए बाई बी का जो रेशियो होगा हमारा होगा म्यू कॉट थीटा माइनस में 1, है ना। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आगे आ सकता है। अब हम आपके सामने क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से क्या करते हैं लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद से क्या करेंगे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब वो चीज़ देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अगर सपोज मान लेते एक हमारे पास ऐसे कुछ पुल्ली है ना, ये हमारे पास ऐसा कुछ पुल्ली है और सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास ऐसा ब्लॉक है जिसका मास क्या है, जिसका मास m है ना। और ये बोलेंगे कि सपोज मान लें इससे हम लोग क्या करेंगे, एक स्प्रिंग को हम लोग अटैच कर रखे हैं, है ना, और जिसका कांस्टेंट कितना k है, अभी ये क्या है नेचुरल लेंथ में है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक रस्सी से अटैच कर रखे हैं इसे, और यहाँ पे एक मास को भी हम लोग क्या कर रहे हैं लटका चुके हैं जिसका मास क्या है m है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला उस चीज को देखिए कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ब्लॉक है जिसका मास क्या है m है, ये भी m मास है, ये भी m मास है, यानी हमारे पास क्या है दो आइडेंटिकल हमारे पास क्या है मास है, एक m मास, ये भी हमारा क्या है m मास है। उन्होंने ये चीज बोला है कि अभी वो क्या है नेचुरल लेंथ में है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k है, और उन्होंने बोला है कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या है जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है हम बोलेंगे तो जीरो का होता है स्मूथ होता है, जीरो का मतलब क्या होता है स्मूथ, यानी ये हमारा रुका हुआ है। फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को क्या करते हैं रेस्ट से रिलीज करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम extension, find the maximum extension in spring, क्या बोला find the maximum extension in spring and also find the acceleration of both block if we cut a string at this condition, अगर इस कंडीशन पे हम लोग क्या करें एक स्ट्रिंग को कट कर दें, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये देखिएगा कि हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ये एम ब्लॉक है, ये एक एम ब्लॉक है। एक एम ब्लॉक को हम लोग क्या किया एक स्प्रिंग से अटैच किया है, फिर इसमें क्या करते हैं एक स्ट्रिंग को लिए और इसको यहाँ पे अटैच कर दिए। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली क्या था रेस्ट में था, ये स्मूथ है नेचुरल लेंथ में था, बोला है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक इफ वी कट स्ट्रिंग एट दिस कंडीशन। अगर हम इस कंडीशन में स्ट्रिंग को क्या करते हैं कट करते हैं तो फिर ये बताइए कि कितना वो एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहली बात है देखिए कि हम इसको जैसे इसको क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा उस चीज को देखिए, हम जैसे इसको छोड़ेंगे तो हम अगर छोड़ेंगे तो होगा क्या पहले उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं उस चीज को देखिए कि ये हमारे पास कुछ ऐसे है ना,
तो अगर हम ऐसे हैं तो यहाँ पे क्या हमारा वही ब्लॉक है ना। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे इसको छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर एक मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाता है। मान लेते हैं वो एक्स मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, यानी कहने का मतलब है कि हम इसको छोड़ेंगे तो जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ आता है, नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ कब आएगा, जब ये ब्लॉक आगे की तरफ आएगा। मैं बोलूंगा कि इसको मान लो इसको रिलीज किए है ना, जैसे इसको रिलीज किए तो ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, आएगा 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 नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ तब आएगा जब ये स्ट्रिंग भी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ आएगा तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। ये आगे कब बढ़ेगा, जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन x होगा। मैं बोलूंगा ये आगे कब बढ़ेगा, जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आगे की तरफ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं, उस चीज को देखिए कि हम ये चीज बोलेंगे कि ये स्प्रिंग हमारे पास क्या है, m मास का नीचे की तरफ एक्सटेंशन x हो गया है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन के पास इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसलिए 0 होगा क्योंकि जब तक नीचे की तरफ वेलोसिटी रहेगा एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जब तक उसके पास वेलोसिटी होगा मैक्सिमम क्या होगा, एक्सटेंशन होता चला जाएगा। तो अब हम इस केस में क्या देखेंगे, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो इस केस में वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या होता है, वर्क डन बाय, अच्छा कितना यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स अगर देखेंगे तो 3 फोर्स है, 3 नहीं 4 फोर्स है। कौन कौन, पहला तो हमारा होगा mg का फोर्स है ना। mg का फोर्स इस पे भी लगेगा, इस पे लगेगा, इसके वजह से mg का कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा इधर और mg का फोर्स लग रहा है नीचे 90 डिग्री, नहीं होगा। इसके ऊपर mg का वर्क होगा, पहला चीज। दूसरा होता है स्प्रिंग का, तो वर्क डन बाय क्या होगा, स्प्रिंग। तीसरा होगा ये इस स्प्रिंग का, तो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कहने का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये चीज अपने पास हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमें ये चीज पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। फाइनल इसलिए 0 होगा क्योंकि जब उसके अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसके ऊपर तो वर्क डन ग्रेविटी नहीं होगा, सिर्फ इसकी वजह से होगा। तो mg का फोर्स कहाँ लग रहा है, mg का फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में। अरे mg का फोर्स कहाँ लग रहा है, mg का फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर लग रहा है mg का फोर्स कहाँ, नीचे के डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x भी नीचे के कारण, तो मैं लिखूंगा क्या, m इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या था, माइनस में के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में इनिशियल 0 है क्योंकि नेचुरल लेंथ पे था। उसके बाद से क्या होगा, टेंशन भी हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि हमको पता है कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए सिस्टम क्या होता है, 0 होता है। ये हम लोग पहले से स्टेटमेंट को लिख रखे हैं, विच इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0। अब लिखेंगे mg x, ये कहाँ चला जाएगा उधर, तो के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको कट कर देंगे, इसको हम यहाँ फेंकेंगे 2mg क्या के एक्स, तो x इज इक्वल टू अगर हम बात करें 2mg बाई के, ये चीज अपने पास आ गए। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू 2mg बाई के, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन और बोला, एक क्वेश्चन ये बोला है कि अगर सपोज मान ले इसको हम लोग क्या कर दें, कट कर दें, ठीक। अब उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग को इसी पॉइंट पे कट कर दें तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात है उस चीज को देखिए कैसे को कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्या है, पुल्ली, ये है स्प्रिंग है ना, और इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ है, x हुआ है। इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ है, x हुआ है, और इसका क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k, और ये हमारा क्या है, m है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा ऐसे, और अब मैं बोलूँगा इसको कट कर दो। क्या करेंगे कि जैसे हम इसको कट करेंगे ना, मान ले इसको क्या करेंगे, कट करते हैं, तो जैसे इसको हम कट करते हैं तो ये हमारा पास क्या होगा, फ्री फॉल जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल।
फ्री फॉल होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी के बराबर, क्योंकि नीचे सिर्फ क्या कर रहा है, mg का फोर्स काम कर रहा है और कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा। तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल होता है तो कितना होता है, mg। क्यों, क्योंकि नीचे का फोर्स लग रहा है कितना, mg, और मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे कट गया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी के बराबर आ गया। लेकिन मेन मुद्दा होता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहां से देखिएगा, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो mg काम कर रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल काम कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये भी कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जैसे हम स्ट्रिंग को काटते हैं तो स्ट्रिंग को काटने से क्या होता है, वो स्लेग हो जाता है, क्या होता है, स्लेग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज काम करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक चीज काम करता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग का फोर्स। अब एक चीज देखिएगा कि अगर हम स्प्रिंग को काटते हैं ना तो स्प्रिंग में इंस्टेंटली क्या होता है, चेंज नहीं आता है। यानी कहने का मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो अपने आप को इंस्टेंटली चेंज नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर किसी चीज को चेंज लाने के लिए एक्सटेंशन या कंप्रेशन की जरूरत होती है। अब एक्सटेंशन कंप्रेशन कब आता है, जब उसके लेंथ में चेंज हो, यानी उसको क्या करना, कुछ टाइम दिया जाए। या सपोज मतलब ऐसे है तो इसको थोड़ा सा पहले खींचेंगे तब इसके अंदर एक्सटेंशन आएगा, तब उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो स्प्रिंग एक्सटेंशनली अपने आप को क्या करता है, चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास पहले जितना एक्सटेंशन था अभी भी उतना ही एक्सटेंशन होगा। इसका मतलब है कि k इंटू एक्स, एक्स हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हमारा कितना होगा, इंटू 2mg बाई की। अरे यही होता है ना, फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स जो हमारे बोलेंगे कि स्प्रिंग फोर्स जो हमारा होता है वो कितना होता है, k इंटू एक्स। अरे k इंटू एक्स होता है ना, और x के जगह पे देखेंगे तो हमारा कितना होता है, इसके बराबर होगा। तो k से k हमारा कट गया, तो जो फोर्स देखेंगे तो वो हमारा क्या 2mg आ रहा कि नहीं आया। तो एक्सेलरेशन अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा, 2mg डिवाइडेड बाई m, तो यहाँ m से m कट गया तो कितना होगा, 2g के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये g से नीचे जाएगा और ये 2gmc से पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इंस्टेंटली अपने आप को चेंज नहीं करता है। तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही। कल इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन को बेस रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।